हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बढ़िया से रीडिंग करने वाले हैं। आज इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं इस चैप्टर का रस। देखो, गर्मी आ गई है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है तो जूस पीते रहना चाहिए। हाँ, बोला सबसे ज्यादा वो गन्ने का रस पीते रहते हैं लोग। हाँ, अब सोचो कि पूरे दिन भर आप गन्ना लेके घूम रहे हैं तो आपका पूरा टाइम पढ़ाई लिखाई के बजाय आप गन्ने ही खाते रहोगे। इससे अच्छा क्या होता है, हम जूस पी लेते हैं। तो आपने ग्लास भरा, गाट 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 और पी गए। तो आज इस वीडियो में वही होने वाला है कि आपको आज इस वीडियो में टेंशन मत लेना, अपने एनसीईआरटी ग्लास भरना है, यहां से जूस लेना है और पी जाना है। उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी कि सर एनसीईआरटी पढ़ लूं, एनसीईआरटी में क्या पढ़ लूं। मैं सब कुछ करा रहा हूं ना आज आपको इस वीडियो में। तो ये वीडियो सिंपली आपको प्रोवाइड कराने वाली है रस ऑफ एनसीईआरटी। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ एनसीईआरटी का रस पीने के लिए। क्लियर। तो जैसे फिजिक्स की गर्मी दिमाग पे ना चढ़ जाए, आपको रस पीते रहना चाहिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर में। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्लियर। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, मैं फिर आपको इसका जो मेन जो एक्सट्रैक्ट है वो दूंगा। क्लियर। देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, all of us have experience of seeing a spark or hearing a crackle sound when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. आगे क्या लिख रहा है, another common example of electric discharge is the lightning that we see in sky during thunderstorm. आगे क्या लिख रहा है, we also experience a sensation of electric shock either while opening the door of car or holding iron bar ऑफ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आर सीट। देखिए इन सभी चीजों को मैं यहां पर कंक्लूड करता हूं। देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है, आपसे कह रहा है कि इंट्रोडक्शन के मेन पॉइंट्स में उसने क्या लिखा कि हम सभी ने जरूर देखा होगा कि किसी प्रकार की स्पार्क या किसी प्रकार का क्रैकल साउंड, चिटचिटाने की आवाज हमारे कपड़ों में से आती है जब भी हम कपड़ों को उतारते हैं या कपड़े हमारी बॉडी से रब हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन लेडीज के गारमेंट्स लाइक पॉलिस्टर साड़ी, पॉलिस्टर एक तरह का फैब्रिक होता है, तो पॉलिस्टर साड़ीज में ये फेनोमेना बहुत ज्यादा देखने में आता है। फिर उसने आगे क्या लिखा कि आपने जरूर देखा होगा लाइटनिंग फेनोमेना, मतलब जो बिजली कड़कती है आसमान में, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी। फिर उसने आगे तीसरे पॉइंट में क्या कहा कि आपने हो सकता है कभी ये नोटिस करा हो कि जब भी आप कार के गेट को अचानक से टच करते हैं तो कई बार आप वहां पर एक इलेक्ट्रिक शॉक, स्पार्क नहीं, कई बार वहां पर आप एक इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है छोटा मोटा, जब आप किसी उसके डोर को टच करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, ये सभी इलेक्ट्रिक चार्ज के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के एग्जांपल है। देखो क्या लिखा है, द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंस इज द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी। कह रहा है कि ये सभी जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के एग्जांपल है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो ये चार्ज रास्ता चाहते हैं कि भाई इनको रास्ता मिले, हाँ, ये भागना चाहते हैं। तो जब हम किसी उस बॉडी को टच कर लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या होता है, ये चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है और उसके क्लोज पाथ मिल जाता है। तो इसके कारण से हमें फिर शॉक लग जाता है ना। इसके कारण से हमें करंट टाइप का झटका लग जाता है। तो कार में भी ऐसे होता है, कार जब भाग रही होती है तो एयर के फ्रिक्शन से इस कार का जो गेट है, ये गेट चार्ज हो जाता है और जब हम इस गेट को अचानक से टच करते हैं तो वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है ना, और हमारी बॉडी को एक शॉक लग जाता है, हमारी बॉडी को एक शॉक लग जाता है। समझ में आई। अच्छा, लाइटनिंग कैसे होती है या बिजली कैसे कड़कती है, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्लाउड जो होता है ना, क्लाउड में होते हैं छोटे छोटे आइस फ्लेक, बर्फ के टुकड़े। अब ये बर्फ के टुकड़े जब रगड़ते हैं ना, इस फेनोमेना को भी अपन समझने वाले हैं, तो क्लाउड के एक एंड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक एंड पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कैसे आएगा ये भी जानते हैं। और इस चार्ज के कारण फिर यहां पर बिजली गिरती है। कैसे, ये अर्थ में जो जो चार्ज होते हैं ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींचेगा, और जब ये अर्थ के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं या कहें पॉजिटिव चार्ज नीचे आता है तो इसको हम बोलते हैं भाई बिजली चमक रही है, हाँ, ऊपर से बिजली गिर गई। समझ में आ रही बात। तो ये सारे फेनोमेना इस इंट्रोडक्शन में यहां पर एक्सप्लेन करें, इनके पीछे के रीजन तो हम अभी और डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर। चलिए अब देखो आगे उसने क्या कहा है कि दिस इज प्रिसाइजली द टॉपिक
वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। बोला इन्हीं टॉपिक्स को हम इस चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक, देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि देखो स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक मींस वो चीज जो आगे नहीं बढ़ेगी, मूव नहीं करेगी टाइम के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग है कि ऐसे चार्जेस की स्टडी करना, उन चार्जेस की फील्ड की फोर्सेस की स्टडी करना जो रेस्ट में है। क्लियर। नाउ आगे देखो इस बुक में क्या लिखा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में आप चाहें तो एक लाइन पढ़ सकते हैं या आप इन लाइंस का रस ले लो। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखा है कि भाई इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, चार्ज का जो फेनोमेना है, इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, चार्ज के फेनोमेना की जो डिस्कवरी का क्रेडिट है, ये जाता है 600 बीसी थेल्स मिलेटस को। क्लियर है, थेल्स मिलेटस को, ये लिखा हुआ है यहां पे। आगे क्या दे रहा है कि जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, ये कहां से आया, ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया। क्लियर। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर देखो या फिर कहें यहीं पर देखो क्या नोटिस करा गया है, हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट दैट एम्बर, एम्बर जो कि एक तरह का चिपचिपा या स्टिकी पदार्थ होता है ना, या कहूं जैसे गोंद होती है जो पेड़ों में से निकलती है, वो उस तरीके के समझ लें। एम्बर रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट द लाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें इन्होंने क्या बताई है बातें कि जब एम्बर को वूल से रब करा गया तो फिर ये जो एम्बर है ना, एम्बर क्या करता है कि छोटे मोटे लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि पेपर, पिटबॉल का मतलब है कि जैसे फोम होता है ना, थर्माकोल, उसको अट्रैक्ट करने लगता है। क्या करने लगता है, अट्रैक्ट। क्लियर। तो यहां पर क्या लिखा गया कि जब आप एम्बर को वूल के साथ या सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ऐसा करने से वो जो एम्बर होता है ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगता है। लाइट ऑब्जेक्ट जैसे कि देखो क्या लिखा है, जैसे कि स्ट्रॉ, पिटबॉल, बिट्स ऑफ पेपर। और आगे क्या लिखा है, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके का इफेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखो फिर यहां से उसने क्या लिखा है और आगे अपन देखेंगे कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट टू ग्लासेस रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे रिपेल द टू स्ट्रैंड्स of wool or two pieces of silk cloth which the rods were rubbed also repel। अब आप इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज आ जाएं, तो इसके लिए हमने क्या करा कि इन सभी बातों को जो यहां से लेकर यहां तक लिखी गई हैं उसको हमने यहां नोट कर लिया। देखो इसमें क्या लिखा, इट वॉज ऑब्जर्व दैट टू ग्लास रॉड वर रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो हमने क्या बताया कि ग्लास रॉड हो गई, इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग करी गई, और एक और ग्लास रॉड ली, उसको भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा। तो हमने क्या देखा कि दोनों ही ग्लास रॉड ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। देखो यहां लिखा है ये दोनों ही ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। और आगे इन्होंने क्या लिखा है कि भाई दोनों ही सिल्क क्लॉथ भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और उन्होंने क्या नोटिस करा कि जैसे ग्लास और सिल्क को आप रब कर रहे हो तो नोटिस करा गया कि ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही है, सिल्क क्लॉथ एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, जबकि ग्लास और सिल्क के बीच में अब अट्रैक्शन हो गया। क्लियर। चलिए आगे क्या दिया जा रहा है, तो ये इन लाइनों का मीनिंग हो गया। इसके बाद इट वॉज कंक्लूडेड आफ्टर मैनी केयरफुल स्टडीज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। देखो यहां पे क्या लिखा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज की, उसके बाद यहां पर कुछ कंक्लूजन निकाला गया है ना, कुछ मेन पॉइंट्स यहां से डिराइव करे गए। क्या पॉइंट थे ये, देखो कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज, भाई दो तरह की क्वांटिटीज हो रही हैं, है ना। क्या क्या, दो तरह की क्वांटिटीज हैं जिसको आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। उस समय पर ये डिसाइड नहीं करा गया था कि नाम क्या दें, है ना, बस ये बोला कि दो अलग अलग तरह की एंटिटीज हैं जिसको आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं, और जब ये चार्ज बॉडी पे आ जाता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी इज इलेक्ट्रिफाइड, बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो गई। ठीक है, और दो तरह के चार्ज क्या बोले, उसको बताया लाइक चार्जेस। क्या बोला कि कौन कौन चार्ज हैं, लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये सारी बातें इन एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती हैं कि भाई जिनके पास सेम चार्ज आ गया वो रिपेल कर रहे हैं, जिनके पास ऑपोजिट चार्ज आ गया वो अट्रैक्ट कर रहे हैं।
क्लियर, ये बात पता पड़ी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो फिर हम जब ये वाले पेज पे पेज नंबर 3 पर आते हैं तो हमें कुछ पता पड़ती हैं बातें, जैसे कि अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बात कही जा रही है कि उन्होंने बताया कि भाई जो चार्ज है उसके उसने दो नाम रख दिए, क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखे, क्योंकि उसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि दो चीजों को जब पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं ना तो आंसर 0 आता है। और ऐसा ही कुछ चार्ज में देखने को मिल रहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी से टच कराते हैं तो ये इन पर जो चार्ज आया होता है ना, ये चार्ज गायब हो जाता है, चार्ज गायब हो जाता है, मतलब बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात कही। क्लियर, चलो तो ये अपना ये इन 2-3 पेजों का कंक्लूजन यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए इसके बाद आप एनसीईआरटी के ये जो ब्लू बॉक्स आप देख रहे हो, इस ब्लू बॉक्स की कहानी को जान लेते हैं। देखो इस ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, इन ओल्डन डेज, पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वर ट्रीटेड एज सेपरेट सब्जेक्ट। तो भले ही आप इसको लंबा चौड़ा पढ़ लो या फिर मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्लू बॉक्स में अर्ली डेज में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो अलग अलग फील्ड थे, मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये बिल्कुल अलग अलग फील्ड थे, है। चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं था और मैग्नेट वगैरह का चार्ज से, इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं था। फिर भाई एक टाइम आया उस जैसे 1820 के आसपास का समय, एक साइंटिस्ट हुए, डेनिश साइंटिस्ट ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट में ऑस्टर्ड ने ये शो करा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से, मतलब या कहें मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज से क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो यहां पर फिर ये चीज समझ में आ गई कि भाई चार्ज का और मैग्नेटिज्म का भी कनेक्शन है। और फिर वहां से हमें साइंस की, फिजिक्स की नई ब्रांच मिली जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो भाई यहां पर ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। क्लियर, चलो आगे देखिए, जो ये मेन बात है, इसको आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे आपके फिजिक्स में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे कि भाई जो चार्ज जो यहां पर आ गया है, ये जो चार्ज यहां पर आ गया, इस चार्ज में देखो इसको डिटेक्ट करने के लिए एक सिंपल सा एपरेटस, मतलब एक डिवाइस बनाया जाता है जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। यहां पे देखिएगा ये जो चार्ज यहां पर आ गया, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक सिंपल एपरेटस बनाया जाता है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। देखो इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस तरीके का दिखता है, ये आप इसमें देख पा रहे होंगे, है ना, या फिर मैं यहां बता देता हूं। इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप जो स्टार्टिंग में जो बना उसका नाम रखा गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बाकी आप गोल्ड की लीफ की जगह मेटल की लीफ का इस्तेमाल हम करते हैं। मेटल में भी जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होती है तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है या सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, इसका काम ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपने चार्ज को डिटेक्ट करना है कि भाई इस रॉड के पास चार्ज है कि नहीं, तो ये डिटेक्ट कर लेगा। कैसे भाई, जैसे ही अपन इसको उसके पास में लेकर के आएंगे, या चलो मैं कह देता हूं कि आपने इसको टच करा दिया, तो क्या होगा कि भाई यहां से जो टच, देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो भाई ये इन दोनों फॉइल के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो दोनों फॉइल कैसी बन जाएंगी, पॉजिटिव। दोनों फॉइल पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर रिपेल करती हैं तो हमें पता पड़ जाए कि भाई जरूर इसके पास चार्ज था। तो भाई इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ज का पता कर सकते हैं। ये बात यहां पर कही गई है। देन देखो नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 4 पर आगे क्या दिया हुआ है, यही पेज नंबर 4 है। देखिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले लास्ट वाले पैराग्राफ में, द कॉज ऑफ टू इलेक्ट्रीफाई न्यूट्रल बॉडी। किसी भी बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रीफाई करना चाहते हैं, चार्ज देना चाहते हैं, तो हमें या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, या ये कहें वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज, है ना। तो हमें उसमें से एक प्रकार का, एक तरह का चार्ज निकालना पड़ेगा, तब जाके वो बॉडी इलेक्ट्रीफाई होगी। तो बॉडी इलेक्ट्रीफाई कैसी होती है, एक्सेस और डेफिशिएट ऑफ चार्ज से। बेसिकली हम ऐसे बोलें कि किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो भाई आप वहां पे क्या करें, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे करना है कि वहां पर उस बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर अनइक्वल हो जाए। जैसे कि 10 प्रोटॉन हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तो बॉडी कैसी है, अभी तो बॉडी ये न्यूट्रल है। क्लियर। अगर आप ऐसा देखें कि इसमें 10 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना इसमें, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन गई।
ठीक है। अगर इसमें 10 प्रोटॉन है, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होने के कारण से ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गई। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या होता है, डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इस पेज नंबर पे यहां तक दिया जा रहा है। आगे क्या दिया जा रहा है कि जब हम किसी भी ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, सिल्क क्लॉथ क्या बन जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज। रॉड क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो इन चीजों के बारे में लिखा गया है। आगे क्या लिखा है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया जा रहा है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जो चीजें आपको जानने की जरूरत है वो बस ये है कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल है, सब्सटेंस को हम बोलते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी बॉडी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी चार्ज को आगे बढ़ा सकती है, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को आगे बढ़ाते हैं, उस बॉडी में से करंट फ्लो हो सकता है। क्लियर है। चलिए, इंसुलेटर क्या है भाई, ऐसी बॉडी, ऐसे सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आ रही है। तो अगर आप चार्ज यहां पर दे दिया तो ये चार्ज क्या होगा, यहीं कहीं रहेगा। अगर आपने चार्ज यहां पर इसको दे दिया तो ये चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज को आगे बढ़ाने का काम किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो भाई कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अच्छा, एक और टाइप का सब्सटेंस होता है, जैसे कि आपको यहां पर मिल जाएगा, देयर इज थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आप समझ लो। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो करंट, जैसे स्टार्टिंग में इसके पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कितने टेम्परेचर पे, एट 0 केल्विन। लेकिन जब टेम्परेचर हो जाता है आपका 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे केस में ना टेम्परेचर बढ़ने से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और ये फिर बन जाता है कंडक्टर। तो इसलिए बोलते हैं इसको सेमीकंडक्टर। मतलब स्टार्टिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देन ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है। क्लियर नाउ। इसके बाद देखो यहां पर क्या लिखा है कि यहां पर देखो अर्थिंग की बात करी जा रही है। देखिए जरा यहां पर, व्हेन एनी फॉल्ट अकर्स और लाइव वायर टचेस द मेटेलिक बॉडी द चार्ज फ्लोज थ्रू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंसेस विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू ह्यूमन। ठीक है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पे अर्थिंग की बात करी जा रही है। तो देखो कंडक्टर जो होता है, कोई भी कंडक्टर, उसका काम होता है कि जो भी, जैसे कंडक्टर काम क्या है, चार्ज को कैरी करना। तो इसे मान के चलो किसी भी स्फीयर पे एक्स्ट्रा चार्ज है, यहां पे मान के चलो चार्ज है, ठीक है। तो जो ये क्या करेगा, चाहे पॉजिटिव होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये चार्ज हो जाएगा खत्म। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा सर, तो ये जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो कंडक्टर का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही अच्छा है। देखो आपने ये भी सुना होगा कि मान के चलो कि अपने घर में वो जो बड़ा सा जो प्लग होता है ना, इसमें ये बड़ी वाली जो पिन जो होती है, बड़ी वाली पिन, इसका काम क्या है, इसका काम होता है, इसको अपन बोलते हैं अर्थिंग पिन। क्या बोलते हैं, अर्थिंग पिन। तो अगर इसे मान के चलो अपने डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे मान के चलो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह है, तो इसमें तो ये क्या करेगा ना, ये तो सिंपल करंट आ रहा है, करंट जा रहा है। लेकिन थर्ड वाले का काम क्या है, थर्ड वाले का काम ये है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है इसको बोलते हैं अर्थिंग पिन। तो यहां पे क्या होता है ना, जैसे मान के चलो ये अपने पास एक चार्ज है, 3 पिन है, ठीक है, या कोई अडेप्टर वगैरह है, तो इसका काम ही होता है कि जैसे कहीं पे लीकेज हो गया चार्ज का, ठीक है, तो इसका कनेक्शन होता है मेटल प्लेट से, किससे होता है, मेटल प्लेट से, और देन ये कहां जाता है, ग्राउंड में। तो होता क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है ये थर्ड वाली पिन के थ्रू होते होते ग्राउंड में चला जाता है और हमें किसी प्रकार का शॉक वगैरह नहीं लगता है ना। तो इस तरीके से अर्थिंग वायर का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर। आगे देखो, आगे क्या कहा जा रहा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये अपने सिलेबस से अब डिलीटेड है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, इंडक्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी बॉडी को बिना टच करे चार्ज कर दें, बिना टच करे चार्ज कर दो, चार्जिंग विदाउट टचिंग। देखो जैसे मान के चलो ये मेटल स्फीयर है और ये अपने पास एक चार्ज्ड बॉडी है। अब आपने क्या करा कि आप इसको इसके पास में लेकर के आए, पास में लेकर के आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, आ जाएगा।
मैं इसको डार्क बना देता हूं, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब आपने क्या करा कि आपने इसके ये वाले एंड को अर्थिंग कर दी इसकी, तो क्या होगा? अर्थिंग करने से क्या होगा? कंडक्टर के थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये चार्ज गायब हो जाएगा। तो इसके पास सिर्फ क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज। और जब हम इस बॉडी को हटा ले जाएंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, तो ये चार्जेस पूरे स्फीयर में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। तो हम इसको टच भी नहीं कराते और थोड़ा सा दिमाग लगा के इस बॉडी को चार्ज भी कर देते हैं। क्लियर? इस तरह की बॉडी को इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज चार्ज होगा वो इसी के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको इंसुलेटर पे रखा जाता है। क्लियर? और ये स्फीयर कैसा है? मेटल का स्फीयर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि पहले खाली स्फीयर था, फिर अपन उसको इसके पास में लेकर के आए, देखो भी ये पास में लेकर के आए, फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर देखो नेगेटिव है, इसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे थे वो कहाँ चले गए? वो ग्राउंड में चले गए। देन हमने क्या करा कि ये अर्थिंग वायर भी हटा दिया, तो इसके पास सिर्फ ये चार्जेस बचे हैं। अब हमने ये भी हटा दिया, तो फिर इसके पास ये चार्जेस पूरी जगह फैल गए। पहले क्यों नहीं फैल पाए थे? क्योंकि इन दोनों बीच में अट्रैक्शन हो रहा था। चलिए ये सारी बातें इसमें करी हैं। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 8, 9 पे क्या दिया हुआ है। तो पेज नंबर 8 और 9 पे चार्जेस की 3 मेन प्रॉपर्टी के बारे में बात करी जा रही है। क्या क्या? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? 3 मेन प्रॉपर्टी हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको ये इन छोटे छोटे से पॉइंट्स में लिख करके बता देता हूं। देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इस पहले पॉइंट की हम बात करेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है कि भाई चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर एक बॉडी पे चार्ज है और आपको उनको जोड़ना है तो सिंपल उनको एल्जेब्रिकली जोड़ो। एल्जेब्रिकली जोड़ने का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि डायरेक्शन वगैरह से मतलब नहीं है। जैसे फोर्स होता है ना, फोर्स में डायरेक्शन जरूरी होती है, तो चार्ज में डायरेक्शन जरूरी नहीं है। वेक्टोरियली ऐड नहीं करना, आप सिंपल अलजेब्रा के लॉ से ऐड करना है। जैसे किसी बॉडी पे चार्ज है 2 कूलम, -2 कूलम, 3 कूलम, +2 कूलम, तो इन सबको नॉर्मल जैसे आप जोड़ते हो ना, प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वैसे ही आपको उनको जोड़ना है। क्लियर? तो किसी बॉडी पर नेट चार्ज निकालोगे तो सिंपल ऐड करके आप निकाल सकते हो, उसी को आप लॉ ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या बात करी जा रही है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है ये क्या होता है? ये कंजर्व होता है। मतलब ना तो चार्ज क्रिएट होगा ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ही ट्रांसफर होगा। जैसे कि अगर आप 2 बॉडी को रब करते हैं तो चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर होगा बस। जैसे आपने देखो यहाँ पे क्या किया, ये चार्ज का ट्रांसफर ही तो हो रहा है, अलग से तो थोड़ी ना कि भाई ओम क्लीम क्लीम, तो यहाँ पर क्या हो जाए भाई चार्ज जो उत्पन्न हो गया, चार्ज से उत्पन्न तो नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ कि चार्ज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हुआ, कहीं पे ऐसे तिकड़म बढ़ गई कि चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या बात कही जा रही है। आगे जो यहाँ पर जो मेन बात कही जा रही है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो आप सभी समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आप समझें कि कभी भी ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, आप इसको रब करेंगे, इसको रगड़ेंगे तो क्या होगा? मान के चलो ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर कहें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना वो क्वांटा के फॉर्म में, क्वांटा मतलब पैकेट के फॉर्म में या एक फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर होता है ना। ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो चार्ज किसी बॉडी पे आएगा ना, वो चार्ज, ये क्यों क्या है? चार्ज है। किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, क्योंकि देखो ट्रांसफर कौन हो रहा है? ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर ही चार्ज ट्रांसफर होगा। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन के जितना, 2 इलेक्ट्रॉन के जितना, 3 इलेक्ट्रॉन जितना, 4 इलेक्ट्रॉन जितना, या कहें कि इसकी जगह n इलेक्ट्रॉन के जितना। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के जितना ही ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? ये बातें इसने यहां पर कही हैं। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक्सपेरिमेंट है इसको मिलिकन ने 1912 में ये एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया। चार्ज की जो यूनिट है ये क्या होती है भाई? ये कूलाम होती है। एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर?
आगे देखिए, यहां पर देखो, यहाँ पर ये एक जरूरी पॉइंट है, यहां से एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे, जैसे हमने बताया ना कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, उसी को आपने क्वांटाइजेशन बोला। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ना ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको इग्नोर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो कि चार्ज अगर बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता है डेली लाइफ में, जैसे मान के चलो एक छोटा छोटा पैकेट ट्रांसफर हो रहा है, अब बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, या कहीं कहीं पे डॉट 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 इस तरह से हम बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो ये डॉट 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 भी बने हुए हैं, तो ये भी क्या लगने लगेगी? ये एक फिक्स लाइन लगने लगेगी, ना कि बहुत सारे पॉइंट्स लगेंगे, है ना। तो बस यही बात है कि भाई ये जो बड़े लेवल पे क्या होता है कि चार्ज बहुत सारा ट्रांसफर होता है, तो जो इसका ग्रेनी लेवल है, मतलब जो जो दाने दाने के फॉर्म में या कहीं के छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में जो ट्रांसफर हो रहा है, ये हमें नजर नहीं आता। फिर चार्ज हमें ऐसे ही लगता है कि भाई चार्ज फ्लो जो है कैसा है, वो कंटिन्यूअस है, क्वांटा के फॉर्म में फिर नजर नहीं आता। जैसे कि भले ही ये पॉइंट्स बना रहते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर बहुत सारे पॉइंट्स हमने बना दिए तो ये तो एक लाइन लगेगी ना, है ना। तो बस यही सारी बातें हैं। तो डेली लाइफ में मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों इग्नोर कर देते हैं हम? क्योंकि चार्ज जो है बहुत सारा ट्रांसफर होता है, तो उससे ग्रेनी नेचर खत्म हो जाता है और चार्ज हमें कंटिन्यूअस ही नजर आता है। क्लियर है? चलिए, तो ये जो मैंने लाइन वाली बात बताई आपको, वो यहां से ये एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल, इसको हम बड़े बड़े लेक्चर्स में हमने कवर करा हुआ है। आगे दिया गया है कूलाम लॉ, तो कूलाम लॉ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कूलाम लॉ में देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों। हाँ, जैसे मान के चलिए आप जानते हैं कि हमारे पास अगर ये दो चार्जेस हैं, लेट्स से दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम इनके नेचर को देख के बता देते हैं कि भाई ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल। लेकिन ये किस फोर्स से रिपेल करेंगे ये बताया हमें कूलाम ने, मतलब कूलाम लॉ से हमें दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ये पता पड़ता है। हाँ, और हम जो फॉर्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 Q2 चार्ज की वैल्यू होती है, R जो होती है ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है, K है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और ये जो K की वैल्यू है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। देखो आप यहाँ से क्या करेंगे कि ये के की यूनिट अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल लेते हैं मेन फार्मूला के। फार्मूला क्या बनेगा? अगर मैं के का फार्मूला बनाना चाहूँ तो ये आर स्क्वायर इस साइड जाएगा तो एफ आर स्क्वायर, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा तो Q1 Q2 नीचे आ गया। अब आप समझते हैं फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 मतलब कूलाम इंटू कूलाम, तो ये कूलाम स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से यूनिट बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम ऊपर जाएगा तो कूलाम -2। एप्सिलॉन नॉट अलग से इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अब देखो एप्सिलॉन नॉट नीचे है ना, तो इसकी जो जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर भी पलट जाएगी, तो इसकी यूनिट ये बन जाती है। क्लियर है? चलो आगे। तो अगर हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो हम कूलाम लॉ से करेंगे। फॉर्मूला जो फाइनल निकल के आया दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये है मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है ये। क्लियर? अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होता है, जो कि मुझे यहाँ पर इस तरह देखने को मिलता है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखता हूँ? वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए मुझे क्या करना होता है? वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए देखो मुझे सिंपल सी बात है, वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है डिटेल्ड फॉर्म, मतलब जिसमें डायरेक्शन वगैरह सब कुछ हम बता सकें। तो जैसे मान के चलो ये मेरे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, यहाँ से ओरिजिन से पहले मुझे इनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो इसकी जैसे ये चार्ज R1 है, ये चार्ज जो Q1 आप मान के चलो ये Q1 चार्ज R1 डिस्टेंस पे रखा है, R1 इसकी पोजीशन R1 वेक्टर, और ये Q2 चार्ज R2 पोजीशन पे रखा हुआ है। तो अगर मैं ये देखूं कि Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, तो फोर्स किस पे लगा? 1 पे लगा। किसने लगाया? 2 ने लगाया, तो मैं इसको नाम दूंगा F12 वेक्टर। फिर Q2 पर किसने लगाया? 2 पर फोर्स किसने लगाया? 1 ने, तो उसको नाम देता हूं F21 वेक्टर। इसके बाद आप ये देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम है ना, चाहे मैं इसको R12 लिखूं, चाहे मैं इसको R21 लिखूं, चाहे मैं इसको सिंपल R लिखूं। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो सिंपल चाहे R12 लिखूं, चाहे R21 लिखूं, चाहे R लिखूं, ठीक है। अगर मैं निकालता हूं F12 वेक्टर मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1/2, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आप समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे समझो कि जो 1-2 है ना, ये Q1 चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? ये Q2 लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो देखो क्या बोलूंगा? R
2 से 1 तक, तो इसको मैं लिखता हूँ R21 कैप। इसी तरीके से अगर मुझे F21 निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये देखो 2 पे कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना R1 से 2 तक, तो R12 कैप। अगर आपको इसका डिटेल डेरिवेशन देखना है तो वो हमने अलग से वीडियो करी हुई है इस पे। आप ये देखो F21 समझ में आ गया आपको, F12 आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये चीज भी है कि जो F12 जो है ये F21 के जस्ट ऑपोजिट होता है। अच्छा, जैसे अगर हम इनको भी ओपन करना चाहते हैं ना कि R21 को ओपन कर दें, तो इसका फॉर्मूला होता है R21 वेक्टर अपॉन R21, और आप चाहें तो R21 को, ये नीचे वाला जो R21 है, आप इसको R21 इज इक्वल टू R12 इज इक्वल टू R, आप सिंपल इसको R भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये कैसे बन जाएगा F21, ये दिखाई पड़ रहा है, एक मिनट, ये देखिए कैसे बनेगा। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 बाय ये सिंपल R स्क्वायर, और यहाँ पे R21 है ना, तो R21 कैप अपॉन मतलब वेक्टर अपॉन R21। सिंपल में क्या लिख दूं, R21 हो चाहे R12 हो चाहे R, स्केलर फॉर्म में सेम होते हैं। तो F21 वेक्टर की जो वैल्यू है ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब, और ये R21 वेक्टर। फर्दर अपन ओपन कर सकते हैं भाई, R21 को हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म हम बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया कूलम लॉ का। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें पेज नंबर 12 के बाद, तो पेज नंबर 13 पर जो एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी कंपैरिजन करी जा रही है। तो जब रेशियो निकालना होता है ना ऐसा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक, और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है G M1 M2 बाय R स्क्वायर। तो जो रेशियो जो हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास। तो इस क्वेश्चन में ना अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा, ये देखो 2.4 × 10⁻39 टाइम्स ज्यादा। तो मतलब ये समझ रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ये बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में। ठीक है, अगर दो प्रोटॉन के बीच में बात कर रहे हो, दो प्रोटॉन के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। वैसे भी याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। क्लियर है? चलो, तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पे। चलिए, और ये जो रेशियो है ये डायमेंशन लेस हो गया। कैसा हो गया? द डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ टू फोर्सेस शो दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली हैं। ये वाला एग्जाम्पल ये मेन पॉइंट बताता है। इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 14 में जो दिया है पेज नंबर पेज नंबर 14, ये एग्जाम्पल नंबर 1.5 में जो दिया है, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं इसको जरा समझ लेते। देखो, यहाँ पर बताया कि दो चार्जेस हैं, फिर इनको टच करा दिया, और फिर इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ से जो मूल मंत्र जो निकल के आ रहा है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर दो सेम साइज के स्फीयर हैं, आइडेंटिकल स्फीयर हैं, तो उनमें जो चार्ज होगा ना ये इक्वली ट्रांसफर होगा। कैसा होगा? इक्वल चार्ज ट्रांसफर। जैसे हमारे इसके पास Q चार्ज है और उसके पास 0 चार्ज है, तो एक टाइम के बाद दोनों पे Q/2 चार्ज बचेगा। क्लियर है? ये चीज समझिए। चार्ज हायर पोटेंशियल से ज्यादा ताकत वाले बॉडी से कम ताकत वाली बॉडी तक ट्रांसफर होता है, लोअर पोटेंशियल तक, अनटिल जब तक कि दोनों की ताकत मतलब दोनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर ना हो जाए। पोटेंशियल जो है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर पर ही अभी, तो हम सेकंड चैप्टर में ये आता है, उसको डिटेल में समझेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आ जाता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए, तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों चार्जेस को अगर आपने जोड़ दिया दोनों बॉडीज को, तो चार्ज इन पे आधा आधा हो जाएगा। देखो, दो पॉजिटिव चार्ज फिर एक पॉजिटिव चार्ज पे था, फिर इनके बीच में आपको अट्रैक्शन निकालना है। अब मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वेक्टर फॉर्म आपको लिखना आना चाहिए। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज क्या कहता है? देखो, ये कॉन्सेप्ट, इसको अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि भाई ये आपके पास ना एक चार्ज है Q0, ठीक है, अब एक और चार्ज रखा है Q1, तो इस Q0 पे ना बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे। लेट्स से ये थर्ड वाला भी है, तो एक्चुअल में क्या है कि भाई ये जो चार्ज पर बहुत सारे
चार्जेस ने फोर्स लगाया, जैसे कि Q1 ने Q0 पे लगाया तो उसका नाम दे दिया F01 वेक्टर, ये Q3 ने Q0 पे लगाया इस डायरेक्शन में तो उसको नाम दे दिया F03 वेक्टर। फिर क्या हुआ, फिर Q2 ये था तो Q1 ने इस पे लगाया तो F02 वेक्टर। तो इस तरीके से इस चार्ज पे जो सारे के सारे फोर्स लग रहे हैं ना, अगर अपन को इसका नेट फोर्स निकालना है कि भाई एक्चुअल में नेट फोर्स इस Q0 पे कितना लगेगा, तो इन सभी फोर्सेस का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम करेंगे तो इस तरीके से निकलेगा मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स। जैसे कि आप ये देखें कि मान के चलो अगर मुझे इसका डेरिवेशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसका डेरिवेशन देखो साफ साफ है कि F12 वेक्टर अगर मुझे लिखना है F12 वेक्टर तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। मैं चेक करूंगा कि या इसमें इस एनसीईआरटी में बताया है, जैसे अगर फर्स्ट वाला Q1 चार्ज है तो Q1 पे कौन कौन लगा रहा है, तो आपने कहा Q1 पे सेकंड वाले चार्ज ने लगाया F12 वेक्टर, किस किस डायरेक्शन में लगाया, तो आपने उसको नाम दे दिया FR12 कैप। किस किस डायरेक्शन में लगाया आपने ये दिखा दिया। सारी चीजें दिखाने के बाद आप इसका बस वेक्टर सम यहाँ पर शो करेंगे तो अपना ये फाइनल निकल के आ जाएगा। इसका डेरिवेशन से ज्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, देखो यहाँ पर आप भी समझे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो इसको हमने अलग अलग लेक्चर में यहाँ पर करा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जरूरी बात याद रखें कि अगर कोई भी चार्ज, अगर यहाँ पर इसके 3 पॉइंट पे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं Q Q Q, ठीक है, तो चार्ज कहीं भी रखा हो इसके मतलब सेंट्रॉइड पे किसी भी तरह का चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा ना ये 0 होने वाला है। क्लियर है, ये बात आप यहाँ पर समझ के चलें। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, इसके लिए अलग से वीडियोस आपको जो है देखनी पड़ेंगी। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या जरूरी बातें कह रहा है ये हम बता देते हैं आपको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है कि किसी भी चार्ज के अराउंड का जो रीजन है ना, किसी भी चार्ज के आसपास का जो रीजन है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों ओर का जो फील्ड है ना उसको कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मान के चलो कि आपके पास, क्योंकि हमें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है तो यहाँ पर सिंपल ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक चार्ज Q है, आप एक पॉइंट P पर एक छोटा सा चार्ज दूसरा चार्ज स्मॉल q लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस चार्ज की जो फील्ड बनेगी उसको आपने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो ये जो फील्ड जो बन रही है ये इतनी बनेगी KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ चीजें समझते हैं, जैसे कि KQ/R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो और इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो कितना लगेगा, कूलम लॉ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², तो ये फोर्स हो गया। R क्या बता रहा है कि भाई इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझना जरा बात को ध्यान से, तो फोर्स की जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है Q इंटू E। देखो जैसे मान के चलो टेस्ट चार्ज अगर Q0 है तो फोर्स जो लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे कितना लगेगा, Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए तो यहां पर आप समझो कि अगर मैं बात कर रहा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड का वो रीजन है जहां तक वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। क्लियर, तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी ये कितनी बनेगी, ये इतनी बनेगी KQ/R²। ठीक, अगर फोर्स निकालना है दोनों के बीच में तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी क्या बन जाता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज या सिंबल Q0। ठीक, नाउ अब यहां पर ना कुछ चीजें ये कही गई हैं, ये मेन चीजें हैं। देखो यहां पे समझो, यहां पर क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ड्यू टू चार्ज Q, अगर ये Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये किसी भी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q, F/Q डज नॉट डिपेंड ऑन Q। ये बात मेन है कि जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे फील्ड डिपेंड नहीं करती। आगे क्या दिया है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब अगर ये अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड, मतलब
इसके चारों ओर, इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। कुछ बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। और इसको क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्री। ये चारों ओर से स्फेरिकल दिखती है ना एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड लाइन, तो उसको कहा जाता है सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, चलिए ये बातें हुई। इसी तरीके से जैसे आपने निकाला कि भाई मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इसी तरीके से मल्टीपल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखो, अभी हमें क्या पढ़ना है कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टार्टिंग में जो आप ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सी क्या बात लिखी हुई है, यू मे वंडर दैट व्हाई द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। आप भी सोच सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आखिरकार आया ही क्यों। आफ्टर ऑल फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्ज मेजरेबल क्वांटिटी इज फोर्स। भाई किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए मेजरेबल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया यहाँ पे? तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हम आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे फिर से वही बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना? मल्टीपल चार्ज का सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, सिंपल जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। आगे लिखा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जब आप बाहर जाते हैं, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के बियॉन्ड जाते हैं, तब आपको एक्चुअल मीनिंग जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो समझ में आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह तक अगर इंफॉर्मेशन कैरी करनी है तो आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो वहां पर क्या होता है ना कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में सिग्नल जाता है और ये एकदम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है कि नहीं करता? तो आपको वही सारी चीज समझनी है। ये जो सिग्नल जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में समझ में आता है। कितनी स्पीड से वो एक पॉइंट से 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर तक हमारी बात पहुंच जाती है एक सेकंड में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनर्जी को कैरी करने में, हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करने में, है ना? तो अपन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आगे पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या भाई, जैसे आप मल्टीपल फोर्सेस निकालते हैं, मल्टीपल चार्जेस के कारण जो फोर्स निकालते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कही जा रही है। तो अलग अलग शेप्स की बात करेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है? और यहां पर बताया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में कि जैसे जैसे अगर आप एरिया बड़ा कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगी, लेकिन पर यूनिट एरिया पर जो उसका इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि ये एक छोटा सा एरिया है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जितनी इससे टकरा रही हैं उतनी इससे टकरा रही हैं, लेकिन पर यूनिट एरिया पर जो इफेक्ट है वो कैसा है? वो यहां पर ज्यादा है, यहां पे कम है। मतलब उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा एरिया पे फैली होंगी तो फिर क्या हो जाएगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये वाले केस में वो कैसी है? वो कम है, जबकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये पेज पे बस सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर मेन बात ये कही गई है। क्लियर? इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड है। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं अगर, तो उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक? और बीच में एक पॉइंट हमें मिलेगा जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अगर है, जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके की होती है। क्लियर? आपको यहाँ पे समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कहे गए हैं। जैसे कि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या गई है ये प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। और अगर एक सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही है मान के चलो, अब खत्म होने के लिए उसको नेगेटिव चाहिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इन्फिनिटी तक जाती चली जाती है। क्लियर है? नाउ इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इन्हें चार्ज फ्री रीजन, भाई अगर किसी भी रीजन में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
को कैसे बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, नहीं, अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती चली आ रही है तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस रहेगी, ये चलती चली जाएगी जब तक ये अचानक से जो है कहीं पे जाकर टर्मिनेट नहीं हो सकती। इसी को बोला है कि विदाउट एनी ब्रेक। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण ये है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, देखो एक्चुअल में जैसे यहाँ पे बात करूं, जैसे मान के दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये E1 और एक E2। अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं चार्ज रख दूंगा तो उस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा ना, तो उस फोर्स की डायरेक्शन हम बताते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये पॉजिटिव चार्ज बेचारा कहाँ जाएगा, या तो यहीं जा सकता है या यहीं जा सकता है। आपके दिमाग में ऐसा बीच में चला जाए तो एक्चुअल में फिर ये टेंजेंट नहीं होगा, है ना। और रूल ये कहता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकती है, ठीक है। सॉरी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही फोर्स उस पॉजिटिव चार्ज पे लग सकता है। तो यहां पर ये बातें कही गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा नीचे, चलो यहाँ बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड एट ए पॉइंट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझें, आप समझो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया, जैसे ये एक एरिया है, तो इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, इसके नंबर को हम कहते हैं, इसकी गिनती, इसकी काउंटिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं, ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर और कितना बड़ा एरिया है। अगर ये जो एंगल बन रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऐसे केस में अपन एरिया का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा फिर यहां पर चलेगा। क्लियर। अगर याद रखिए, अगर एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है तो एरिया का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हम यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद जैसे कॉस थीटा को अगर हमें हटाना है तो आप यहाँ पर देखते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लगा के हम कॉस थीटा को हटा सकते हैं। यहाँ पर जो ए है ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है। क्या है, एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रही है। एरिया वेक्टर की देखो डायरेक्शन क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम नॉर्मली आउटवर्ड लाइन डाल देते हैं, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाइन डालते हैं, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है। तो इस तरह से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर स्मॉल फ्लक्स है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये समेशन का साइन लगा है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन का साइन है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ पे जो डार्क लाइन ये बोल्ड में लिखा है इसका मतलब वेक्टर ही है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आता है, तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल पे। क्लियर है। चलिए, अब इलेक्ट्रिक डायपोल आप समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का एक संगम है, मतलब एक सिस्टम है जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 होगी। क्लियर। 12 क्यों, जैसे मान के चलो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो भले ये दोनों चिपके हैं लेकिन इनके सेंटर्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी ना, उस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है 12। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट है जिनके बीच की डिस्टेंस 12 या 2a होगी। क्लियर। नाउ अब कोई भी डायपोल है, जैसे -q और ये +q चार्ज, कोई भी डायपोल है। अब इस डायपोल का अराउंड ना 3 पॉइंट होते हैं, या तो इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, एक्सिस पे चाहे लेफ्ट में, राइट में, बीच में, या इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर पर एक पॉइंट होगा, ठीक है, या इन दोनों पॉइंट के अलावा कहीं और पॉइंट होगा। तो देखो, तो यहां पर आपको समझना है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे इसके 3 पॉइंट हो जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है जनरल पॉइंट पे। ठीक है। चलिए, तो आप यहां पर समझें, मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो
इलेक्ट्रिक फील्ड में 2-3 मेन फॉर्मूले आपको, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं तो डेरिवेशन हमें नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एक्सियल पॉइंट पे तो कितनी निकल के आती है, K इंटू 2p/r³, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है दैट इज K इंटू p/r³। p क्या है, डायपोल मोमेंट, समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे जो है ये कैसी है, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। समझ में आ रही बात। और जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहां पर ये 2 मेन बात आपको समझनी है। एक बात, डायपोल मोमेंट क्या होता है यहाँ पे समझो। कोई भी डायपोल जो है इसकी अगर हमें स्ट्रेंथ पता करनी है तो उसको अपन डायपोल मोमेंट से पता करते हैं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2L या 2A। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। क्लियर है। चलिए तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। वी कैन थिंक ऑफ लिमिट, यहाँ पर समझिए कि डायपोल का जो आइडियल डायपोल का जो साइज है ये क्या होता है, 0 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट है फिर ऐसे केस में ये इनफाइनाइट निकल के आएगा डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो अगर डायपोल का साइज एक मिनट, हाँ जी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया है तो आप यहाँ पे समझिए, क्योंकि इनफाइनाइट कैसे आएगा देखिए। तो यहाँ पे समझो वी कैन थिंक ऑफ लिमिट अगर डायपोल का साइज अप्रॉक्सीमेटली कैसा है, 0, और चार्ज की वैल्यू काफी बड़ी है, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट होता है ये फाइनाइट निकल के आता है। कैसा निकल के आता है, फिक्स प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल, डायपोल की बात कर लेते हैं अपन कि डायपोल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखो डेली लाइफ में हम कई सारे डायपोल देखते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल भी क्या है, एक डायपोल है। H2 वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है, H2O, क्या है H2O। तो H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन है तो 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। तो ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का एक सिस्टम हो गया ये, है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। इसके अलावा आप ये देखो कि बहुत सारे, जैसे CO2 हो गया, CO2 भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसके अलावा आप ये देखें NaCl हो गया, Na+Cl नेगेटिव, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस तरीके से जो डायपोल है ना ये अपन को अपने डेली लाइफ में हर जगह देखने को सुनने को मिलते हैं। इस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अगर डायपोल कोई, अब देखो डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहां पर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेता हूं। तो अगर डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, समझना यहाँ पे टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट दिया है क्या, हाँ, अगर कोई डायपोल इस तरीके से फील्ड में रखा है और अगर वो इस तरीके से है, ये माइनस और ये प्लस, तो आप समझो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो ये रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। तो ऐसे केस में इस डायपोल पर नेट फोर्स जो होगा ये 0 लगेगा और ये डायपोल पर कोई भी टॉर्क घुमाव वाला फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये डायपोल किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और कुछ एंगल बन रहा है इसका माइनस प्लस, तो आप ये देखते हैं कि इस पर कुछ फोर्स लगेगा और इस पर भी कुछ फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर धक्का देती है और नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचती है। तो इस तरीके जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स के कारण ये डायपोल इस तरह घूमने लग जाएगा, और घूमने लगेगा तो हम इसको बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। बस ये याद रखें आपकी किसी भी डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना फोर्स लगता है। ध्यान रखोगे इसको, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। देखो तो ये यहाँ पर आपको टॉर्क ऑन डायपोल समझ में आ गया। अच्छा मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा डायपोल वाले केस में, अगर हम एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, कैसे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डायपोल को रखते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि डायपोल, देखो अगर डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर ओनली टॉर्क लगेगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, तो उस पर टॉर्क भी लगेगा और लीनियर फोर्स भी लगेगा, लीनियर फोर्स, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये रोटेशन भी करेगा, रोटेशन मोशन भी, मतलब ऐसे केस में डायपोल घूमेगा भी और ये आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा, लीनियर मोशन भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिए। तो लीनियर मोशन भी करेगा और रोटेशन भी करेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ ये घूमेगा, ठीक है, ओनली इस पे टॉर्क लगेगा।
समझिए बात को ना। अभी तक जो बात हो रही थी वो पॉइंट चार्ज की बात हो रही थी, लेकिन अब क्या है कि चार्ज जरूरी नहीं होता कि सिर्फ एक फिक्स पॉइंट पर ही रखा हो। चार्ज किसी लाइन पर भी इस तरीके से फैला हुआ हो सकता है, किसी सरफेस पर भी इस तरीके से फैला हुआ हो सकता है, या फिर पूरे वॉल्यूम में भी इस तरीके से फैला हुआ हो सकता है। तो ऐसे केस में जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं तो नॉर्मल आपने रखा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते। लेकिन अगर चार्ज पूरे लेंथ पे फैला हुआ है तो अपन क्या करते हैं, उसकी जगह लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। अगर चार्ज पूरी लेंथ पे फैला है ना, तो उस चार्ज की जगह तो अपन को कुछ पुट करना है ना, तो क्या पुट करेंगे, Q इंटू डेल एल। जैसे कि अगर मेरे पास देखो तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको अपन लैम्डा से बोलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं अगर चार्ज सरफेस से फैला है तो। और एक होती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है तो अपन इसको इससे दिखाते हैं। तो जैसे फॉर्मूला होता है ना के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इस क्यू की जगह क्या पुट करें, तो सिंपल सी बात, चार्ज अगर लेंथ में फैला है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, तो क्यू की जगह पे हम पुट करते हैं लैम्डा इंटू एल। चार्ज अगर वॉल्यूम पे फैला है तो इसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू बाय सॉरी मैंने नीचे ज्यादा लिखा है इसको, क्यू बाय वी हो गया। तो क्यू की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, रो इंटू वी। इसी तरीके से चार्ज अगर सरफेस से फैला है तो क्यू की जगह अपन सिग्मा इंटू एस या डी एस को पुट करते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम, फिर देखो ये क्यू की जगह पे रो इंटू डेल वी पुट कर दिया, क्यू की जगह पे अपन जो है रो इंटू डेल वी पुट कर दिया, तो इस तरह क्यू की जगह लैम्डा एल वगैरह हम ये पुट करते हैं। तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है। और ये जो गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जैसे अगर अपने पास कोई भी एक क्लोज्ड बॉडी है और उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कनेक्ट होगा ये इस क्यू का 1/ε0 टाइम्स होगा, क्यू का 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है। ये कहती है गॉस थ्योरम कि जो भी चार्ज किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर रखा हुआ है उसका 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स इस बॉडी से क्लोज बॉडी से कनेक्ट होगा। क्लियर, समझिए बात को ध्यान से। और इसके बाद इसी चीज को अपन ने क्या बोला, गॉस लॉ बना दिया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम समझते हैं कि जो फाई हमने पढ़ी है, फाई की वैल्यू ये क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट से हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है, समझना। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए अलग से हमने डेरिवेशन वगैरह करे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये मेन चीज है, ये मेन चीज इसको आप नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट पॉइंट है। यहाँ पर गॉस थ्योरम के बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं, जैसे कि गॉस थ्योरम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होती है, मतलब क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होती है। यहाँ से जो है नीट वगैरह के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आप समझे यहाँ पे कि नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज, शेप साइज कुछ भी हो लेकिन क्लोज बॉडी होगी तो वहां पे गॉस लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे वाली बात क्या है, सेकंड पॉइंट, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड इंक्लूड्स सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय सरफेस, द चार्जेस मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये जो आप समझ रहे हैं फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है, मतलब इस एक्सप्रेशन के राइट साइड जो क्यू लिखा है ये बॉडी के अंदर का क्या है, ये बॉडी के अंदर के सभी चार्जेस का सम है, मतलब माइनस ये प्लस क्यू प्लस 5q माइनस 2q लिखा है। तो बॉडी के बाहर क्या रखा है, क्लोज बॉडी के बाहर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बॉडी के अंदर के चार्जेस का सम है। आगे क्या लिखा है, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस चूजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड whose flux appear on the left side of equation 1.3 is due to all charges। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब भी आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे मान के चलो मैंने आपको बताई कि ये बात है, गॉस थ्योरम में क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो चार्ज है, थर्ड वाले पॉइंट में, कि जो चार्ज है ये तो बॉडी के अंदर का होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बॉडी के अंदर की और बाहर की दोनों की हो सकती है। बॉडी के या मैं कहूं क्लोज सरफेस के अंदर के और बाहर की दोनों जगह की हो सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो चार्ज क्यू जो है
ये सिर्फ अंदर का होगा, क्लोज सरफेस के अंदर का होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों की इंक्लूड करी जाती है। ये बातें कही जा रही हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलो कि कोई भी गॉस लॉ जो हम अप्लाई करते हैं, तो ये गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, बोला एक क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। तो अभी जो क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है कि जैसे मान के चलो इस प्लेट के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो पहले ना मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि गॉस थ्योरम में हम जिस सरफेस से क्लोज करते हैं ना, उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। किसको क्लोज करते हैं, चार्ज को कवर करते हैं। जिस चार्ज के कारण फ्लक्स या फील्ड निकालनी है, उस चार्ज को चारों ओर से घेरा जाता है, कवर करा जाता है। तो जिस सरफेस अपन क्लोज करते हैं ना, उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ऐसी लेनी होती है कि भाई हर पॉइंट पर जो हम एंगल की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में ये सेम हो, एक बात। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ये भी हर पॉइंट पर कैसी हो, सेम हो, एक सरफेस के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि इस पॉइंट पे देखो क्या दिया जा रहा है। यहां से मैंने आपको बताया कि नीट जेईई में पूछ लिया जाता है। तो आप ये समझो कि however take care not to let the Gaussian surface, देखिए इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूं, the surface that we choose for the application of Gauss law, Gauss law की एप्लीकेशन के लिए हम जो सरफेस यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं Gaussian surface। You may choose any Gaussian surface and apply Gauss law। बोला आप किसी भी तरह की Gaussian surface अप्लाई जो है चूज कर सकते हैं, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, किसी भी तरह की। However take care not to let द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। जैसे मान के चलो कि एक इकट्ठा किसी जगह पे इकट्ठा चार्ज रखा हुआ है, इकट्ठा चार्ज रखा है बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में, तो भाई इस डिस्क्रीट चार्ज से आपको गॉसियन सरफेस को पास नहीं कराना। गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। जैसे कि एक वायर पे जो है कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या एक स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही गॉस लॉ एप्लीकेबल है। वहीं पर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, ना कि किसी भी इकट्ठे डिस्क्रीट चार्ज पर रखे हुए, वहां से गॉसियन सरफेस अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। गॉस लॉ इज यूजफुल टुवर्ड्स मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन सिस्टम है सिमेट्री। जब सिस्टम में सिमेट्री होती है तो वहां पर गॉस लॉ आसानी से एप्लीकेबल होता है। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी। अगर मैं बात करूं कि गॉस लॉ जो है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर किस तरह से फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी 2 गुना तो फील्ड या फिर फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर 3 गुना बढ़ गई तो जो फोर्स है वो 3 का स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। तो जो गॉस लॉ है, ये भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर गॉस लॉ वहां पर फॉलो नहीं होगा तो आप समझिए कि इनवर्स स्क्वायर लॉ भी वहां फॉलो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम ये चीजें समझेंगे। हमेशा याद रखो कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच की बात, एरिया के बीच का अगर एंगल की बात हो रही है तो वो एंगल हमेशा ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का होता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का, है ना। एरिया वेक्टर वहां पर होगा। नाउ अभी गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन जिसके लिए हमने अलग से डेरिवेशन करे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान के चलिए इसकी जो चार्ज डेंसिटी है अगर ये लैम्डा है, तो इस लैम्डा के कारण इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ये होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय, लेट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है लैम्डा बाय आर। ये डिस्टेंस अगर आर है तो अगर मैं यहाँ पर इसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो नीचे और ऊपर 2 का इंटू करूंगा तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा और ये बन जाएगा 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी भी प्रकार की चार्ज शीट के कारण, तो मैं देखूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ पर गॉसियन सरफेस, इस वाले केस में मैं लेता हूँ एक सिलेंडर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आता दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके एक साइड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके एक साइड, दूसरे साइड भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर। चलिए नाउ अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी चार्ज स्फीयर के कारण तो भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ पर आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई मेटेलिक स्फीयर है, कैसा मेटेलिक स्फीयर अगर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड, समझो
कोई भी मेरे पास कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के इंटीरियर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा जीरो होती है। सारा का सारा चार्ज ड्यू टू रिपल्जन कहाँ आ जाता है, इसकी सरफेस पे आ जाता है। इसके साथ साथ मुझे ये भी समझना है कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ है, सरफेस पे, ठीक। और सरफेस के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, समझिए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं ना तो ऐसे बनेगा कि इसके ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो है, फिर हम आगे बढ़े तो इसके सरफेस पे पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कम हो रही है। हमेशा याद रखो किसी स्फीयर को अगर आप चार्ज दोगे मेटेलिक स्फीयर को तो सारा चार्ज ऐसे एक्ट करता है जैसे मानो कि एक पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज रखा है उसके सेंटर पे। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये हो गया। अगर हमारे तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और देन इलेक्ट्रिक फील्ड ये कम हो रही है। जबकि अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है ये वाला, आप एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये इस तरीके जाएगी। देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप समझिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ये बढ़ते 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 सरफेस पे होगी मैक्सिमम और फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पर समझें, यहाँ पर मेंशन होगा फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, इफ आर इज स्मॉलर देन आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड सरफेस इज, उसके बाद फील्ड एनी स्फेरिकल डायरेक्शन नॉर्मल, ठीक है। तो ये तो पूरा डेरिवेशन अपन को करना पड़ेगा, बट आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम है, सेंटर पे जीरो है और उसके बाद अगर नॉन कंडक्टिंग है तो एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर भी चार्ज भरा हुआ है। कंडक्टिंग में क्या होता है कि सारा का सारा चार्ज डायरेक्ट कहाँ आता है, सरफेस पे आता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये ग्राफ है इसका। और उसके बाद फिर ये जो समरी है ये वही समरी है जिसको हमने अभी तक पढ़ लिया है। आप इसकी एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। और ये कुछ डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला, इन डायमेंशनल फार्मूला को आप बढ़िया से याद करेंगे और याद भी करना है इनको, एक बार बनाना सीख लेना ये। अच्छा, तो अगर आप ये मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, अलग से वीडियो अपलोड कर दिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो पाई और रिवीजन वीडियोस आपको इस तरह की चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो कम से कम, इस वीडियो को बनाने में जो मेहनत लगी है वो सफल हो पाए तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यही इस वीडियो की फीस होगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा, ज़रूर बताएं ये वीडियो आपके यूजफुल हो पाई या नहीं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू।